आज हम टॉपिक करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, तो एक बात याद रखना, एग्जाम में मैग्नेटिक एलिमेंट्स अगर आते हैं तो आपने पढ़ा है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर मैग्नेटिक मटेरियल्स आते हैं तब आपने ये वाला आर्टिकल देखना है। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, अगर हम डिफाइन करें, मैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल होते हैं जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आते हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसे मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड के सामने अगर आ जाएं तो वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, या तो अट्रैक्ट होंगे, रिपेल होंगे, वो उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, उनके नेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आते हैं डाया मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब डाया मैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका अपना कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब उनको आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हो तो वो बड़े मतलब फीबली मैग्नेटाइज का मतलब होता है बड़े कम अमाउंट में उनमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। और किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है? अपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई है उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। कम अमाउंट में होती है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होती है। एग्जाम्पल हमारे पास है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के गोल्ड, सिल्वर, एंटीमनी एटसेट्रा। और भी आप बुक से देख सकते हो। अब इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ये कहते हैं इन डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इलेक्ट्रॉन लाइज इन पेयर्स। जनरली आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में पेयर्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे मान लो, अब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक का एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरे का क्लॉकवाइज होगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, दोनों का जो आपका इलेक्ट्रॉन की स्पिन है एक की एंटी क्लॉकवाइज है और दूसरे की क्लॉकवाइज है। तो नेचुरली एक का जो डाइपोल मूवमेंट वो डाउनवर्ड होगा और दूसरे का डाइपोल मूवमेंट अपवर्ड होगा। और इस वजह से दोनों का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, वो कैंसिल आउट हो जाएगा और नेट रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा? जीरो। फिर ये कहता है कि अगर मैं इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूँ दोनों इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करें तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर आप देखते हो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको पता ही है, ये मेरा आपका फिंगर से आपको पता चल जाता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ, ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें आप देखते हो तो अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है ये ऐसे चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड है बिल्कुल परपेंडिकुलर नीचे अंदर, मेरी फिंगर जो सेंटर फिंगर है वो नीचे की तरफ को है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही एक्ट करती है। और जो डायरेक्शन आप देख रहे हो, ये मेरा जो उंगली है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मेरा थंब कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ को। ठीक है, तो इस केस में जो आपका फोर्स लगेगी वो बाहर की तरफ को लगेगी। और सिमिलरली जब आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को दूसरे वाले में क्लॉकवाइज में लोगे तो क्लॉकवाइज के केस में आपकी जो फोर्स है वो कैसे लगेगी? इनवर्ड। ठीक है, तो घूमने के लिए हमें क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं वो किसी सेंट्रीपिटल फोर्स से घूम रहे होंगे। तो जब तुम बाहर को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर लगाओगे तो उसके सेंट्रीपिटल फोर्स पे फर्क पड़ेगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी? थोड़ी कम हो जाएगी। और इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में आपकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फेवर कर रही है। ठीक है, फेवर कर रही है, जो आपकी बाहर से फोर्स लग रही है, जो आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है उसकी वजह से फोर्स भी अंदर की तरफ है और सेंट्रीपिटल फोर्स भी अंदर की तरफ है। इस वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, इस केस में क्या हो रही है? वेलोसिटी कम हो रही है, और इस केस में क्या हो रही है? वेलोसिटी बढ़ रही है। रीजन समझ में आ गया होगा। तो इससे डाइपोल मूवमेंट भी बढ़ेगा, ये m प्लस डेल टाइम होगा, और इस केस में डाइपोल मूवमेंट घट जाएगा, m माइनस डेल टाइम। अब पहले m माइनस एम था तो जीरो हो रहा था, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो आपका ऐड करने से क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन से माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस डेल टाइम का बन जाएगा प्लस डेल टाइम, तो नेट डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा 2 डेल टाइम। ठीक है, 2 डेल टाइम नेट डाइपोल मूवमेंट हो गया। तो ये कब हुआ? जब आपने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। अब आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लग रही है? नीचे की तरफ को, और डाइपोल मूवमेंट किस तरफ बढ़ रहा है? ऊपर की तरफ को। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, लेकिन किस डायरेक्शन में आएगा? इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं? ये होते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, और एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि थर्मल मोशन का इन एटम्स के मूवमेंट पे फर्क नहीं पड़ता है। मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैंने आपको बताई थी कल। ठीक है, कि कोई सब्सटेंस कितना इजीली मैग्नेटाइज होता है, तो टेम्परेचर के चेंज करने से उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सुपर कंडक्टर्स आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, और ससेप्टिबिलिटी जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की होती है वो -1 होती है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने ध्यान में रखनी है। द फिनोमिना ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इन सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड मिजनर इफेक्ट। जो आपका फिनोमिना हम डायमैग्नेटिज्म का देखते हैं, मिजनर इफेक्ट इसको कहते हैं। इसका यूज़ आप देखते हो, ये जो आपकी मैग्नेटिक ट्रेन्स चलती हैं,
होता क्या है, जब मैग्नेटिक ट्रेन को रखा जाता है, सुपर कंडक्टर बनाया जाता है उनको, तो क्योंकि अपोजिट नेचर की ऐसा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा जो उसको रिपेल करेगा तो आपकी मैग्नेटिक ट्रेन जो है वो पटरी से ऊपर हो जाएंगी, हवा में आ जाएंगी थोड़ी सी, और इस वजह से आपको फ्रिक्शन कम मिलेगा और मैग्नेटिक ट्रेन्स बड़ी हाई स्पीड पे रन कर जाती हैं। ठीक है, तो इसको भी हम यूज़ करते हैं। इसका एक और नाम दिया जाता है, इसमें डायामैग्नेटिज्म एक वर्ड यूज़ किया जाता है इसके अंदर सुपर कंडक्टर्स के लिए, उसको बोलते हैं लेविटेशन वर्ड इसके लिए यूज़ किया जाता है। ये आपको लेविटेटेड सुपर फास्ट ट्रेन्स, ठीक है, ये वर्ड इसमें दिया गया है बुक के अंदर, लेविएटेड सुपर फास्ट ट्रेन्स। ठीक है, ये यूज़ किया जाता है आपके डायमैग्नेटिक्स, जो आपका डायमैग्नेटिज्म है उसका फिनोमेना इसमें यूज़ किया गया है। ठीक है, उसके बाद इसमें हम डायमैग्नेटिज्म में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपने बुक से देखनी है। जैसे आप क्या करते हो, किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो वो क्या होता है, रिपेल कर जाता है और ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड सेंटर में लगाते हो तो आपका जो मटेरियल है वो साइड में चला जाएगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड साइड में लगाते हो तो आपका मटेरियल रिपेल करके सेंटर में आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जनरली रिपेल करता है, बस ये हम इसमें कहेंगे। देखो यहाँ पे आपने मटेरियल रखा हुआ है डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो मैग्नेटिक लाइंस दूर से जा रही हैं, इसके नज़दीक नहीं आएंगी, ये दूर से जाएंगी। तो एक इसमें आपका ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है और जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो लेस देन 1 होती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है इसके अंदर डायमैग्नेटिज्म में, ये आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा टॉपिक इसके अंदर करते हैं, वो है आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी ऐसे सब्सटेंस है जिनका मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो ही रहता है, सॉरी जीरो नहीं रहता, पर इंडिविजुअल जो एटम है उनका आपका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो रैंडम डायरेक्शन में घूमते रहते हैं, तो रैंडम डायरेक्शन में घूमने की वजह से उनका नेट डाइपोल मूवमेंट आपका जीरो आता है। ठीक है, मतलब सिंगल एटम को देखोगे तो आपको मैग्नेटिक मूवमेंट मिलेगा, लेकिन अगर आप सारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को देखोगे तो रैंडम डायरेक्शन होने की वजह से नेट जो एवरेज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो आपका जीरो होगा। ठीक है, इसमें भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया जाता है जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, और इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा वो भी आपका वीक होता है, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है, जबकि डायमैग्नेटिक में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसके एग्जांपल हमारे पास हैं एल्यूमिनियम, क्रोमियम, सोडियम एटसेट्रा। ठीक है, फिर एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में आपने देखना, ये मैंने जैसे आपको कहा कि जब आपने कोई फील्ड बाहर से, H जीरो है, मतलब बाहर जो एक्सटर्नल फील्ड है वो जीरो है, बाहर से कोई फील्ड नहीं लगाई गई है, तो रैंडम डायरेक्शन होने की वजह से नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। लेकिन जब आप बाहर से कोई फील्ड लगा देते हो तो आपकी जो डायरेक्शन है एक अलाइन, मतलब सारे के सारे एटम एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, तो आपको नेट डाइपोल मोमेंट मिलना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, सोडियम एटसेट्रा इसके होते हैं, और इस तरह के बिहेवियर को जो ये आपने ऊपर देखा इसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म के बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं वो है आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका अगेन इंडिविजुअल एटम का जो डाइपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो रहता है, मतलब जीरो नहीं होता है, लेकिन फिर वही बात आ गई कि रैंडम डायरेक्शंस होती हैं इसमें, तो आपका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, जीरो हो जाता है। जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हो, बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हो, तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं। ठीक है, जबकि पिछले केस में पैरामैग्नेटिज्म में क्या था, वीकली मैग्नेटाइज। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकल इसके एग्जाम्पल हैं। एक्सप्लेनेशन इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये आपने जरूर देखनी है। ये आप जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो डोमेन थ्योरी के द्वारा दी गई है। अब डोमेन्स क्या होते हैं, डोमेन जनरली आपके छोटे छोटे रीजन होते हैं, जिसमें एक्सचेंज कपलिंग की वजह से जो नियर बाय एटम्स होते हैं वो एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। इसमें आपके 10 एटम्स एक छोटे से रीजन में रहते हैं जिसको हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, और ये कहता है कि ऐसे बहुत सारे डोमेन उस सब्सटेंस में पाए जाते हैं। जब बहुत सारे डोमेन इस सब्सटेंस में पाए जाते हैं तो वो डोमेन क्या करते हैं, एक दूसरे के रैंडम डायरेक्शन की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और नेट डाइपोल मोमेंट आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसको हम दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द डोमेन्स और दूसरा होता है रोटेशन ऑफ डोमेन्स। ये मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, ये है आपके डोमेन्स, ये छोटा सा रीजन है जिसमें आपके नियर बाय एटम एक डायरेक्शन में है, ये दूसरा डोमेन आ गया जिसमें आपके एक डायरेक्शन में है, ये तीसरा डोमेन आ गया इधर, और ये चौथा डोमेन आ गया। इस तरह से डोमेन्स में तो एटम एक डायरेक्शन में है, लेकिन अलग अलग डोमेन्स में रैंडम डायरेक्शन, सबकी डोमेन की डायरेक्शन रैंडम है, तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो है। फिर हम क्या करते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं
तो ये या तो रोटेशन ऑफ डोमेन्स का मतलब होता है कि सारे के सारे डोमेन घूम जाते हैं और एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं, इसको रोटेशन ऑफ डोमेन्स कहते हैं। या दूसरा आपके पास है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज में क्या होता है कि जो जिस डायरेक्शन में आपके ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है बाहर से लगाई हुई, और उस डायरेक्शन में ऊपर जो डोमेन है उसका साइज बड़ा होता जाएगा जो इसी की डायरेक्शन में था, और बाकियों का साइज छोटा होता जाएगा, ठीक है। और तब तक होता रहेगा जब तक इसका साइज ये पूरे हिस्से को कवर ना कर ले। तो इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज। जो सेम डायरेक्शन में है वो बड़ी होती जाएंगी और जो अपोजिट डायरेक्शन में है वो छोटी होती जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म को डोमेन थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसका लास्ट टॉपिक इसमें आता है क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ आपका ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू C/T, ये आपका रिलेशन दिया गया है क्यूरीज लॉ में। इसमें ये बोलता है C इज अ कांस्टेंट कॉल्ड क्यूरी कांस्टेंट। दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और ये लॉ ब्रीफली अगर हम बात करें, ये एक्सप्लेन करती है कि जो आपके मैग्नेटाइजेशन है वो डिक्रीज कर जाता है जब टेम्परेचर बढ़ता जाता है। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये बढ़ता जाएगा, तो उसका मैग्नेटाइजेशन कम होता जाएगा, मतलब वो सब्सटेंस इजीली मैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा। अगर है भी तब भी उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। एक बड़ी अच्छी सी एक्टिविटी हम छोटी क्लास में करते हैं कि एक मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं, ठीक है, और एक स्प्रिंग से उसको अटैच कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, कैंडल से उस स्प्रिंग को गर्म करते हैं, और गर्म करने से थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मैग्नेट उस स्प्रिंग को छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है? क्योंकि मैग्नेट का मैग्नेटिज्म खत्म हो गया ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। और उल्टा भी इसमें नेचर लिया जा सकता है, अगर आप टेम्परेचर कम करते हो तो मैग्नेटिज्म बढ़ता जाता है। और सुपर कंडक्टर बनाने के लिए आपको टेम्परेचर 0 केल्विन करना पड़ता है। अगर आप 0 केल्विन टेम्परेचर अटेन कर लेते हो तो आपके सब्सटेंस जो हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सुपर कंडक्टर बन जाते हैं।